हेलो दोस्तों, नमस्ते। हिंदी साहित्य ज्ञान ट्री में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 8 यूपी टीजीटी पीजीटी से संबंधित। तो स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य से प्रश्नोत्तरी। क्वेश्चन नंबर 1। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शरत चंद्र। यह प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी है, जिसे विष्णु प्रभाकर ने लिखा। मिला तेज से तेज किस विद्या की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, निबंध या संस्मरण? राइट आंसर होगा जीवनी। यह सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है, जिसे उनकी पुत्री सुधा चौहान ने लिखा था। मिला तेज से तेज। शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? निराला, मुक्तिबोध, अगेय या धर्मवीर भारती? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, अगेय। निराला का जन्म 1899 से, मुक्तिबोध का 1917, अगेय का 1911, धर्मवीर भारती का 1926। क्रम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह ने अगेय की जीवनी है, जिसे लेखक रामकमल राय ने लिखा है। नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह या अगेय? राइट आंसर होगा फोर्थ का, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा, यह रामविलास शर्मा द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति है। डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक थे? स्वच्छंदतावादी, चेतनावादी, ऐतिहासिक और मार्क्सवादी? तो राइट है फोर्थ, मार्क्सवादी कवि थे। रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य के प्रमुख मार्क्सवादी प्रगतिशील समीक्षक माने जाते हैं। रामविलास शर्मा का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है प्रेमचंद। यह प्रेमचंद की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, जो एक गरीब किसान हल्कू की त्रासदी को दर्शाती है। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, अशोक वाजपेयी, मैनेजर पांडे, नामवर सिंह? तो राइट आंसर है नामवर सिंह। इस पुस्तक में नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने के आलोचना क्रम का विश्लेषण किया। रस मीमांसा के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा? तो राइट आंसर है रस मीमांसा का आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल जी का ये सैद्धांतिक आलोचना से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक है। यदि मैं कामायनी लिखता तो इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर होगा सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत ने इस लेख के माध्यम से कामायनी महाकाव्य की समीक्षा की। हजारी समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ? 1920, 1930, 1940 या 1950? तो राइट आंसर है 1930। द्विवेदी जी ने 1930 के आसपास अपने आलोचनात्मक लेख लिखना शुरू किए थे। उनकी पहली पुस्तक सूर साहित्य 1930 में आई थी। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है न्यायसदा चरित चर्चा, विक्रमांक देव चरित चर्चा, देव बड़े की बिहारी, हिंदी कालिदास की आलोचना? तो राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, हिंदी कालिदास की आलोचना। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है, जिसे आधुनिक आलोचना का शुरुआत माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्रगुप्त, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा? तो राइट आंसर है रामविलास शर्मा।
रामविलास शर्मा ने इस ग्रंथ में द्विवेदी युग और आधुनिकता के संबंधों की व्याख्या की है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथात्मक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है हरिवंश बच्चन। इसके 4 भाग हैं। पहला भाग है 1969, दूसरा है नीड़ का निर्माण, नीड़ का निर्माण 1970 में है। फिर है 10 द्वार से सोपान तक 1985। ये बच्चन जी की 4 खंडों वाली आत्मकथा का पहला भाग है। और 4 खंड बताए गए हैं। इसके 4 खंड, पहला खंड तो हो गया क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा हो गया नीड़ का निर्माण, नीड़ का निर्माण, तीसरा है 10 द्वार से सोपान, तीसरा है बसेरे से दूर, बसेरे से दूर, और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक। इसका प्रकाशन वर्ष है 1985 और बसेरे से दूर का 1978, नीड़ का निर्माण 1970 और क्या भूलूं क्या याद करूं 1969। तो इन चारों भागों का दलित विमर्श पर आधारित कृति झूठन किस लेखक की आत्मकथा है? तो राइट आंसर है ओम प्रकाश वाल्मीकि का ये झूठन जो कृति है। झूठन हिंदी दलित साहित्य की एक मील का पत्थर रचना मानी जाती है। हिंदी की प्राचीनतम आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा, मेरी आत्मकहानी, आत्मकथा या अर्धकथानक? तो राइट आंसर है अर्धकथानक। अर्धकथानक का प्रकाशन 1641 में बनारसी दास जैन ने ब्रज भाषा पद में लिखा था। यह कहानी, एक कहानी यह भी किसकी रचना है? आत्मकथा है तो यह है मनु भंडारी की। यह सुप्रसिद्ध लेखिका मनु भंडारी के जीवन और उनके साहित्यिक सफर की कहानी है। अपने अपने पिंजड़े किस दलित लेखक की आत्मकथा है? मोहनदास नेमिशराय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल सिंह चौहान, डॉक्टर एन सिंह। तो राइट आंसर है मोहनदास नेमिशराय। इसे हिंदी की पहली दलित आत्मकथा आधुनिक काल में माना जाता है। गालिब छूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? मुद्रा राक्षस, कमलेश्वर, मोहन राकेश, रविंद्र कालिया। 18 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, रविंद्र कालिया ने अपने जीवन के संघर्ष और अनुभव को बहुत ही बेबाकी से लिखा। यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? राही मासूम, रजा, फणीश्वरनाथ रेणु, जोश मलिहाबादी, सुमित्रानंदन पंत। तो राइट आंसर है जोश मलिहाबादी। यह प्रसिद्ध उर्दू शायर जोश मलिहाबादी की आत्मकथा है। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, मोहनदास नेमिशराय, कौशल्या बसंतरी ने, सूरजपाल ने। तो राइट आंसर होगा मोहनदास नेमिशराय ने। इनकी आत्मकथा अपने अपने पिंजरे 1995 को पहली दलित आत्मकथा माना जाता है। सिंगाविलोकन किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, यशपाल की, नागार्जुन की, हरिवंश राय बच्चन की। तो राइट आंसर है यशपाल की। महादेवी वर्मा का जन्म 1907, यशपाल का 1903, नागार्जुन का 1911, हरिवंश राय बच्चन का 1902 या 3 के आसपास माना जाता है। यशपाल का है ये आत्मकथा। यह 3 खंडों में विभाजित है और क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गेहूं और गुलाब की रचना विद्या है, उपन्यास, कहानी, नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बैनीपुरी द्वारा लिखित एक रेखा चित्र निबंध संग्रह है। सही युगम का चयन कीजिए। भगवत शरण उपाध्याय विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच, रामवृक्ष बैनीपुरी हिमालय यात्रा, मोहन राकेश का आखिरी चट्टान। देवेंद्र सत्यार्थी ऑप्शन फोर्थ। मोहन राकेश का आखिरी चट्टान क्या है?
आखिरी चट्टान तक मौन राकेश का प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। अन्य विकल्पों में सारे मिलान क्या है, गलत है। जैसे तूफान का बीच किसकी रचना है, रागे राघव की। रागे राघव की। लाल तारा। लाल तारा किसकी रचना है, राम वृक्ष बैनीपुरी की। यह बैनीपुरी जी का प्रसिद्ध रेखा चित्र संग्रह है। हिंदी के में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता में पदम सिंह शर्मा की रचना की क्या नाम है, तो उनकी रचना है पदम पराग। पथ के साथ ही महादेवी वर्मा का है। पदम पराग 1929 को हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह माना जाता है। भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी, गया यात्रा, इलाहाबाद, गंगा पार या सरयू पार की यात्रा। तो राइट आंसर होगा सरयू पार की यात्रा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी में यात्रा वृत्तांत विद्या का जनक माना जाता है। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा के लेखक है सत्यदेव परिवारजक, राहुल सांकृत्याय, यशपाल या आगे। तो राइट आंसर है राहुल सांकृत्याय। राहुल सांकृत्याय को महापंडित और हिंदी का सबसे बड़ा घुमक्कड़ लेखक कहा गया है। महादेवी ने गोरा संस्मरण किस पर लिखा था, गिलहरी पर, गाय पर, कुतिया पर। तो राइट आंसर है गाय पर। जंगल के जीव के रचनाकार कौन है, प्रेमचंद, बनारसीदास चतुर्वेदी, श्री राम, रामविलास शर्मा। तो राइट आंसर होगा श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा शिकार साहित्य और वन्य जीवन पर लिखने वाले प्रमुख लेखक थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संस्मरण नहीं है, कौन सा नहीं है, अनुमोदन का अंत, इधर उधर की बातें, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य, वसु का विज्ञान योग। राइट आंसर है इधर उधर की बातें नहीं है। इधर उधर की बातें रामकुमार खेमका की रचना है। बाकी तीनों द्विवेदी जी के संस्मरण है। अमित रेखा के संस्मरण रेखा चित्रकार है विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मलिक, देवेंद्र सत्यार्थी, शिव पूजन साहे। तो अमित रेखा के संस्मरण के रेखा चित्र कौन है, राइट आंसर है सत्यवती मलिक। अमित रेखा सत्यवती मलिक का एक महत्वपूर्ण रेखाचित्र संग्रह है। कमल दल नैनन की उन्मानी, बिरसत नाही सखी मोह मन ते मंद मंद मुस्कानी। यह पद चरण किसकी रचना है, मीराबाई की, रहीम की, सुंदरदास, सूरदास की या नंददास की। तो राइट आंसर है रहीम की। रहीम का जन्म 1556 ईस्वी में और मृत्यु इनकी 1627 में हुई थी। अकबर के समय में कवि रहे ये और योद्धा भी थे। सूरदास का जन्म 1478, नंददास का 1533, मीराबाई का कोई 1503, कोई 1504 या 1505 के आसपास माना जाता है। अलवार वैष्णव की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर है 12। द्वैतवाद के प्रणेता कौन है, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद। तो राइट आंसर है मध्वाचार्य। मध्वाचार्य है ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित। वल्लभाचार्य का है पुष्टि मार्ग से। और रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद से। रामानंद का रामावत संप्रदाय से। माधवाचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया, जबकि रामानुजाचार्य ने किसका किया था, विशिष्टाद्वैतवाद का। हरिदास संप्रदाय को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है, अष्टछाप संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय या चिंत्या चिंत्य संप्रदाय। तो राइट आंसर होगा सखी संप्रदाय। सखी स्वामी हरिदास द्वारा प्रवृत्ति इस संप्रदाय को सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी, शंकर की, ब्रह्मा की, विष्णु की या लक्ष्मी की। तो राइट आंसर है विष्णु की।
श्री संप्रदाय वैष्णव भक्ति से संबंधित है, जिसमें भगवान विष्णु नारायण की उपासना की जाती है। विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? सुंदरदास, महाराज बीरबल, नरोत्तम दास, केशव दास। तो केशव दास है। केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी में माना जाता है। मृत्यु इनकी 1617 के आसपास हुई थी। यह रीति काल के कवि केशव दास की आध्यात्मिक रचना है। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, धीरेन्द्र वर्मा का, नगेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का। तो राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल के उदय के पीछे पराजित हिंदू जाति की हताशा को कारण माना है। रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर, दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? तो ये भक्ति काल की देन है। सभी रचनाएं हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग यानी भक्ति काल की महान कृतियां हैं। आचार्य रामचंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर किसे कहा? तो किसे कहा था? कबीर दास को। हजारी प्रसाद का जन्म 1907 से और मृत्यु इनकी 1977। कबीर का है 1398, मृत्यु 1518। रैदास का 1368, 1388। दादू का 1544, नानक का 1469। कबीर की भाषा पर जबरदस्त पकड़ के कारण द्विवेदी जी ने उन्हें भाषा का डिटेक्टर तानाशाह कहा था। निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आते? कबीरदास, नरहरिदास, मलोकदास, रैदास। तो राइट आंसर है मलोकदास नहीं आते, बाकी सब है। मलुकदास रामानंद के सीधे शिष्यों में नहीं आते, जबकि कबीर और रैदास उनके प्रसिद्ध शिष्य थे। कबीरदास की मृत्यु कहां पर हुई? तो राइट आंसर है मगहर में। कबीर ने उस समय की अंधविश्वास भरी मान्यता कि काशी में मरने से स्वर्ग और मगहर में मरने से नरक मिलता है को तोड़ने के लिए मगहर में शरीर त्यागा था। संत काव्य नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांकृत्याय ने, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर है रामकुमार वर्मा ने। संत साहित्य नाम किसने दिया था? रामकुमार वर्मा ने। निर्गुण ज्ञानश्री शाखा को संत काव्य नाम दिया था। मुसलमान अनुयायी कबीर दास को किनका शिष्य मानते थे? तो ये शेख तकी का शिष्य मानते थे। मुस्लिम परंपरा के अनुसार कबीर के गुरु सूफी संत शेख तकी का मानते हैं। सूर समाना चंद में दू किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, सुंदरदास, दादूदाल, कबीर। तो राइट आंसर है कबीरदास। यह कबीर की रहस्यात्मिक और योग साधना से जुड़ी पंक्तियां। संत साहित्य में प्रयुक्त बैंक नाली का पर्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? त्रिकुटी, वकनाली, राजदंत, शंखनी। तो राइट आंसर है राजदंत। योग साधना में बंकनाल या वकनली का संबंध सुषुम्ना नाड़ी से है, जो राजदंत इसका पर्याय नहीं है। राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का नाम क्या है? भरत मिलाप, रामचरितमानस, राम रक्षा स्रोत, रामचंद्रिका। तो राइट आंसर है रामचरितमानस। रामचरितमानस में 7 कांड दिए गए हैं और यह अवधी भाषा में लिखा गया विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य है और इसके लेखक है तुलसीदास। तुलसीदास। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो राइट आंसर होगा रामचंद्रिका नहीं है, ये किसकी है? केशव दास की। रामचंद्रिका रीति काल के कवि केशव दास की रचना है। अन्य तीनों तुलसीदास जी की प्रसिद्ध कृतियां हैं। निम्नलिखित में से विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। तो राम भक्ति शाखा से संबंधित विशेषता नहीं है, यह है कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन। कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन। कृष्ण की लीलाओं का गायन कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषता है, न कि राम भक्ति की। भक्तमाल के रचयिता
नाभा दास के गुरु का क्या नाम था? नरहरिदास, बल्लभाचार्य, विठलदास या अग्रदास? तो राइट आंसर होगा अग्रदास। नाभादास स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। उन्होंने भक्तमाल में भक्तों के चरित्र का वर्णन किया। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? संवत 1631 में। संवत 1631 करहु कथा हरिपद धरी सीसा तुलसीदास जी ने इसकी शुरुआत 1631 संवत में की थी। सचिव वैद गुरु तिनि जियो प्रेय बोलहि भय आस राज धर्म तन तीनी कर होई बेगई नास। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड से है? तो राइट आंसर होगा सुंदर कांड से। यह नीतिपरक दोहा सुंदर कांड का है जिसे विभीषण ने रावण को समझाने के लिए कहा था। तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की जो संकलित है। जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली में और कवितावली में? तो राइट आंसर है कृष्ण गीतावली में। तुलसीदास जी ने कृष्ण भक्ति में भी पद लिखे। कृष्ण गीतावली में भ्रमर गीत का प्रसंग मिलता है। इनमें किसका समय सबसे बाद में आता है? केशवदास, रहीमदास, घनानंद या पद्माकर? तो राइट आंसर है पद्माकर। पद्माकर का समय रीतिकाल के अंतिम चरण के कवि है जिनका 1753 से 1833 है जो विकल्पों में सबसे बाद में है। केशवदास का 1555, रहीमदास का 1556, घनानंद का 1689 और पद्माकर का 1753। तो सबसे बाद के हुए। देव कवि की रचना कौन सी है? तो राइट आंसर होगा भाव विलास। भाव विलास कवि देव की प्रसिद्ध रचना है। रसराज मतीराम की, काव्य निर्णय भिखारी दास की है। रसराज किसकी रचना है? मतीराम की। काव्य निर्णय भिखारी दास की। कृपा राम द्वारा नायिका भेद, ये जो पंक्तियां ये सुंदरकांड से ली गई है। नीतिपरक दोहा सुंदरकांड का जिसे विभीषण ने रावण को समझाने के लिए कहा था। तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर की रचना की जो संकलित है। तो किसमें है? कृष्ण की गीतावली में। कृष्ण गीतावली। तुलसीदास जी ने कृष्ण भक्ति में भी पद लिखे। कृष्ण गीतावली में भ्रमर गीत का प्रसंग मिलता है। केशवदास, इनमें से किसका सबसे बाद में आता है? तो पद्माकर का समय सबसे बाद में आता है। देव कवि किसकी रचना है? तो यह है भावविलास। काव्य निर्णय भिखारी दास की है। रसराज मतीराम की रचना है। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है हित तरंगिणी, श्रुति भूषण, उज्ज्वल नीलमणि और कर्णाभरण। तो राइट आंसर है हित तरंगिणी। हित तरंगिणी का प्रकाशन 1541 ईस्वी में रचित हिंद तरंगिणी को हिंदी में नायिका भेद की पहली उपलब्ध पुस्तक माना जाता है। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है चिंतामणि। यह रीति काल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी का महत्वपूर्ण लक्षण है। रीति काल को अलंकृत काल कहा। मिश्रबंधु ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार शर्मा ने। तो राइट आंसर है मिश्रबंधु ने। मिश्रबंधु ने अपनी पुस्तक मिश्रबंधु विनोद में रीति काल को अलंकृत काल कहा। रीति काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो राइट आंसर है बिहारी। बिहारी ने बिहारी सतसई लिखी और उसी से वे अमर हो गए थे। रीति काल में श्रृंगार काल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने तर्क दिया कि इस काल की मुख्य प्रवृत्ति श्रृंगार है, इसलिए इसे श्रृंगार कहना चाहिए। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान है? तो राइट आंसर है घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या है? सुजान है।
रीति मुक्त कवि घनानंद मुगल दरबार की नर्तकी सुजान से प्रेम करते थे। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में एक कथन किस आलोचक है? रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और नामवर सिंह। तो राइट आंसर होगा, ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल ने बिहारी की कविता की प्रशंसा करते हुए भी उसकी श्रृंगारिकता पर यह टिप्पणी की। रीति काल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया। निम्नलिखित में से रीति काल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती है? कुलपति मिश्र, देव, मतीराम, चिंतामणि। तो राइट आंसर होगा मतीराम। मतीराम को क्या कहा गया है? मतीराम मुख्य रूप से रस और अलंकार निरूपक कवि हैं। उन्हें सर्वांग निरूपक श्रेणी में नहीं रखा जाता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। फागु की अबीरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी। इनके रचनाकार कौन है? बिहारी, केशव, पद्माकर या भिखारी? तो राइट आंसर है पद्माकर। पद्माकर की ये पंक्तियां हैं। यह होली के वर्णन की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है जिसे कवि ने पद्माकर ने लिखा था। निम्नलिखित में से पद्माकर की रचना कौन सी है? प्रेम वाटिका रसखान की है, ललित ललाम रसखान की है, ललित ललाम किसकी है? मतीराम की, कवि प्रिया केशवदास की, और जगत विनोद किसकी है? पद्माकर की। जगत विनोद पद्माकर की प्रसिद्ध रचना प्रेम वाटिका रसखान की, ललित ललाम मतीराम की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? गुंजन में, ग्राम्य में, पल्लव में, युगांत में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन पल्लव। परिवर्तन कविता पंत जी के प्रसिद्ध काव्य संग्रह पल्लव में संकलित है। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव रहा? वाल्मीकि रामायण का, कृत्तिवास रामायण, रामचरितमानस, विष्णु पुराण? राइट आंसर होगा कृत्तिवास रामायण का। निराला जी की यह लंबी कविता बंगला की कृत्तिवास रामायण की कथा वस्तु पर आधारित है। अरविंद दर्शन से प्रभावित थे तो कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत। प्रकृति का सुकुमार जी ने कहा जाता है। पंत जी अपने बाद के काल में महर्षि अरविंद के दर्शन से प्रभावित थे। हरियोध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? 17। इसका प्रकाशन वर्ष 1914 और ये पहला महाकाव्य जो खड़ी बोली भाषा में लिखा गया था। खड़ी बोली भाषा में हरियोध जी की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध कृत प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य जिसमें 17 सर्ग है। निराला के अनुसार हिंदी में मुक्तक काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है? रोला पर, दोहा पर, चौवाई या कपित? तो राइट आंसर है कवित। निराला की निराला ने कवित, जिसे वे रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं, को मुक्त काव्य के लिए सबसे उपयुक्त माना गया। कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम क्या होगा? चिंता, का, आशा, श्रद्धा, काम? तो राइट आंसर होगा थर्ड। कामायनी में कितने सर्ग हैं? कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1935। सर्ग इसमें टोटल कुल है 15। 15 की जो ट्रिक है याद करने की, आपको याद किस तरह से रख सकते हैं 15 सर्ग? चियास, कवल, कैडा, दर्शन, रहस्य और आनंद। दर्रा। आ से आनंद, रह से रहस्य, दर से दर्शन, आड़ा से ईड़ा, ईर्षा और व कर्म, ची से चिंता, आशा, श्रद्धा, कैसे कवल, काम
वैसे वासना, लै से लज्जा। जैसे चिंता, आ से आशा, सै से श्रद्धा, कैसे काम, वैसे वासना, लै से लज्जा, कैसे कर्म, ई से ईर्ष्या, ईड़ा से ईड़ा, द से दर्शन, रह से रहस्य और आ से आनंद। तो इन 4 शब्दों से आप ये क्रम के अनुसार इन्हें याद रख सकते हैं। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, रामनरेश त्रिपाठी या नरेंद्र? तो राइट आंसर है मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे ने ही सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग किया और इसके समर्थन में लेख लिखे। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रमुख प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? तो राइट आंसर होगा प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद और नई कविता। तो यह है छायावाद पर प्रभाव देता है। हिंदी छायावाद पर अंग्रेजी के रोमांटिज्म का गहरा प्रभाव, जिसे हिंदी की स्वच्छंदतावाद कहा जाता है। सही कृति क्रम को पहचानिए। तो राइट आंसर होगा पल्लव, गुंजन, युगांत और युगवानी। यहाँ पे इनका व्याख्या दी गई है। यह सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं का कालक्रम है। पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936 और युगवानी 1939। दूसरा क्वेश्चन है हिम क्रीटनी किसकी रचना है? तो यह है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा की यह बहुत प्रसिद्ध काव्यकृति हिम तरंगिणी भी इन्हीं की रचना है। छायावादों को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। छायावाद की सबसे प्रसिद्ध परिभाषा जो डॉक्टर नगेंद्र द्वारा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना और रचनाकारों का युगम सही है? कविता कौमुदी, रामनरेश त्रिपाठी, हिमक्रीटनी, माखनलाल चतुर्वेदी, हल्दी घाटी किसकी है? तो इसमें जो सही नहीं है वो है रसवंती सियाराम शरण गुप्त की। रसवंती किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। सियाराम गुप्त की नहीं है। अन्य सभी युगम सही है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। गीतिका, अनिमा, अर्चना, आराधना। तो ये किसकी रचना है? निराला जी की। तो राइट आंसर होगा फर्स्ट। इनका क्रम है गीतिका 1936, अनिमा 1943, अर्चना 1950, आराधना 1953। जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था 1889, मृत्यु इनकी 1937 में हुई। इनकी रचना है कानन कुसुम, झरना, आंसू और लहर। इनका क्रम देखेंगे। कानन कुसुम 1913, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933। हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्य कृति थी पल्लव, साकेत, जोर, परिमल। तो राइट आंसर होगा परिमल। परिमल निराला जी की रचना जो छायावाद के उत्कर्ष काल को दर्शाती है। मुक्ति छंद के प्रणेता किसे माना जाता है? तो निराला जी को। जन्म 1899 में। नागार्जुन का 1911, जयशंकर प्रसाद का 1889, महादेवी वर्मा का 1907। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने हिंदी कविता को छंदों के बंधन से मुक्त किया। उनकी जूही की कली इस प्रकार इसका पहला उदाहरण है। कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट और यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ, इसका नाम है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बैनीपुरी, विष्णु प्रभाकर। तो राइट आंसर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की कविताएं रहस्यवाद और वेदना से भरी हैं, जबकि उनके रेखाचित्र जैसे गिल्लू गोरा बहुत ही यथार्थवादी और सजीव हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी की नहीं है? अनामिका, गीतिका, परिमल, निशीथ। तो राइट आंसर है निशीथ।
निशीथ रचना किसकी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना है। पहली तीनों रचनाएं निराला जी की है। कला और बूढ़ा चांद किस विद्या की रचना है? तो यह क्या है? एक काव्य रचना है। सुमित्रा नपंत का काव्य संग्रह जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना, युग धारा। तो राइट आंसर होगा युग धारा। युग धारा किसकी रचना है? नागार्जुन की। बाकी तीनों केदारनाथ अग्रवाल की प्रकृतिवादी रचना है। अपराजिता के लेखक हैं नरेंद्र शर्मा, अचल, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। तो राइट आंसर है अचल। रश्मिलोक के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन। राइट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 1908 में माना जाता है। रश्मिलोक दिनकर जी की एक प्रमुख काव्य कृति है। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? अंधायुग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, तीनों रचनाएं धर्मवीर भारती की हैं। हरिघास छनबर किसकी रचना है? अगे की रचना है। ऑप्शन 4। हरिघास पर छनबर अगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के गए। अंधेरे में कविता किसने लिखी? मुक्ति बोध ने। गजानन माधव मुक्तिबोध की यह एक बहुत लंबी और जटिल फैंटेसी कविता मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? तो राइट आंसर होगा अंधेरे में। पैसोला की ध्वनि किसकी रचना है? प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की। राम की शक्ति पूजा निराला की। असाध्य वीणा अगे की है। प्रयोगवाद कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित है? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। तो राइट आंसर है तार सप्तक में। अगे द्वारा संपादित तार सप्तक 1943 में से हिंदी में प्रयोगवाद का जन्म माना जाता है। सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है। अरि और करुणा प्रभा में किसकी रचना? धूप के दान, गिरजा कुमार माथुर की। खुशबू के शिलालेख, चांद का मुंह टेढ़ा, मुक्तिबोध का। तो राइट आंसर होगा ए में 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। अरि और करुणा प्रभा में आगे की, धूप के दान गिरजा कुमार माथुर, खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र, चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। इनमें से कौन सा युगम संगत नहीं है? भारत दुर्दशा भारतेंदु की, प्रायश्चित जयशंकर प्रसाद की, दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर की, कबीरा खड़ा बाजार में लक्ष्मी नारायण की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। कबीरा खड़ा बाजार में भी साहनी की रचना है। कबीरा खड़ा बाजार में प्रसिद्ध लेखक भी साहनी का नाटक है, लक्ष्मी नारायण का नहीं। शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? सेतुबंध, सूर्य की अंतिम किरण, आठवां सर्ग, द्रौपदी। तो राइट आंसर है ऑप्शन से सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। यह नाटक नारी के अस्तित्व और काम कुंठाओं पर आधारित, जिसकी मुख्य पात्र शीलवती है। निम्नलिखित में से कौन सा युगम असंगत है? माधवी दूधनाथ सिंह की, द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा की, उत्तर प्रियदर्शी अगे की, मृदुला गर्ग एक और जनवा जनवी। तो 95 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, माधवी दूधनाथ सिंह की। माधवी नाटक के नाटक का रचनाकार भी साहनी के हैं। स्वदेश दीपक की रचनाएं आधे अधूरे, कबीरा खड़ा बाजार में, बकरी, कोर्ट मार्शल। तो राइट आंसर होगा कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का अत्यंत चर्चित सामाजिक और सैन्य व्यवस्था पर आधारित नाटक है। प्रारूपण का अर्थ है व्यक्तिगत पत्र लेखन, सरकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पत्र, सरकारी कार्यविधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा, प्रार्थना पत्र। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3, सरकारी कार्यविधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा। सरकारी कार्यविधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा किसी
सरकारी पत्र को अंतिम रूप देने और पहले और उसका कच्चा रूप तैयार किया जाता है उसे प्रारूपण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाचार लेखन से जुड़ी नहीं है? नवीनता, संक्षिप्तता, स्पष्टता और विरोधाभास। तो राइट आंसर है विरोधाभास। समाचार में सच्चाई और स्पष्टता होनी चाहिए। विरोधाभास समाचार की विश्वसनीयता खत्म कर देती है। रेडियो लेखन के अंतर्गत ध्वनि रूपक निर्माण के लिए आवश्यक नहीं संगीत, मंच सज्जा, आलेख या सूत्रधार की ध्वनि। तो राइट आंसर है मंच लज्जा, मंच सज्जा। रेडियो केवल सुना जाता है श्रव्य माध्यम, इसलिए इसमें मंच सज्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती। दूरदर्शन के विज्ञापनों में प्रतिबंधित है जनसंपर्क सूचनाएं, सरकारी योजनाएं, हिंसा और अश्लील प्रसंग, स्वास्थ्यवर्धक जानकारियां। तो राइट आंसर है हिंसा और अश्लील प्रसंग। भारतीय प्रसारण नियमों के अनुसार विज्ञापनों में हिंसा और अश्लीलता दिखाना कानून गलत और प्रतिबंधित है। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सूचीपत्र, किताब, गंगा, संसद। पुल्लिंग शब्द क्या है? सूची। सूची पत्र पुल्लिंग है, जैसे सूची पत्र हो गया, जबकि किताब, गंगा और संसद स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पानी, मानी, कहानी या रानी। तो इसमें राइट आंसर होगा पानी। पानी क्या है? पुल्लिंग है। अगर हम इसमें लगा दें मेरा, मेरा पानी, तो क्या हो गया? पुल्लिंग। अगर मैं कहूं मेरी मानी, तो मेरी आ जाएगा, तो मेरी में क्या हो गया? स्त्रीलिंग। फिर मेरी कहानी और मेरी रानी, तो ऐसे बोल के देखो तो क्या हो गया? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आप अलग आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा और व्याकरण के अनुसार पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है। करण कारक किस वाक्य में राम को फल दो, वह कलम से लिखता है, राम, ये राम की पुस्तक है, वृक्ष पत्ते से गिरते हैं। कर्ता ने करम को, इसमें तो आ गया करम को, करम पहले में, कलम से लिखता है, तो राइट आंसर दूसरा होगा करण कारक। कर्ता ने करम को करण से, यह राम की पुस्तक है, इसमें होगा संबंध। वृक्ष पत्ते से गिरते तो अपादान, अलग होने का भाव हो जिसमें, अपादान। वह कलम से लिखता है, जहाँ क्रिया को करने का साधन कलम का बोध वह करण कारक से होता है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या संप्रदान कारक। तो क्रिया का आधार कौन बताने वाला है? करण कारक। राइट आंसर होगा अधिकरण कारक। में, पर, अधिकरण कारक में पर क्रिया के स्थान पर आधार का बोध कराता है। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? पो धन अस, पो धन अन। ऑप्शन 1। यन संधि का उदाहरण है। पो धन अन कौन सी संधि है? इसमें अयादि संधि, स्वर संधि है, जो ओ प्लस ए मिलकर औ हो जाता है। और अयादि संधि में के जो पहचान है आपकी, वो होगी जिसमें कोई मात्रा नहीं लगती, जैसे पवन, नयन, चमन, रमन, इनमें क्या होगी? अयादि संधि। किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो इसमें होगी ऑप्शन ए सत धन जन। इसकी जो संधि विच्छेद बनेगी सत प्लस धन जन। यहाँ पर व्यंजन संधि से मेल हो रहा है। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? नमस्कार में विसर्ग संधि, जगदीश में व्यंजन संधि, जगत प्लस दीस, भानु उदय में वृद्धि, दुर्लभ। तो राइट आंसर होगा भानु उदय।
भानु प्लस उदय, उ प्लस उ से बड़ा उ, यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अनवीक्षा का शब्द है अनु प्लस ईक्षा। ऑप्शन 2, इसमें यन संधि है। नीलगाय, नीलगाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अविभाज्य, कर्मधारय। राइट आंसर होगा कर्मधारय, क्योंकि पहला शब्द नील कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण। विशेषण। और दूसरा जो शब्द होता है गाय क्या है? विशेष्य है। तो विशेष्य से पहले जहां भी विशेषण हो वहां पे कर्मधारय समास होगा। जहां एक पद विशेषण नील और दूसरा पद विशेष्य गाय हो वहां कर्मधारय समास होता है। पर्णकुटी शब्द का समास है तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या बहुब्री। तो राइट आंसर होगा बहुब्री, सॉरी तत्पुरुष। पर्णकुटी पत्तों की कुटिया जिसमें संबंध तत्पुरुष समास है। सदगति में शब्द में समास होगा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अविभाज्य, द्विगु। तो राइट आंसर होगा कर्मधारय। सद माने सद का क्या होता है? गुण। तो कर्मधारय। सत माने अच्छी है, जो गति या विशेषण विशेष्य का संबंध यहाँ पे बताता है। जिस समास के पूर्व और उत्तर पद दोनों ही पद समान हो, रूप से प्रधान हो, उसे क्या कहा जाता है? तत्पुरुष समास। जिस समास के पूर्व और उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जैसे माता पिता में दोनों पद प्रधान होते हैं और शब्द का लोप होता है। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, तत्पुरुष समास। जिसका विग्रह होगा अकाल से पीड़ित, जहां कारक चिन्ह से का लोप हो वहां तत्पुरुष समास होगा। जय और पराजय, तो राइट आंसर होगा द्वंद्व समास। जय पराजय का विग्रह जय और पराजय जिसमें दोनों पद प्रधान और एक दूसरे के विलोम हो वहां पर क्या होगा? द्वंद्व समास। प्रत्यय रहित शब्द बताइए। मर्मक, वैज्ञानिक, कृपालु, अनुवाद। तो राइट आंसर होगा अनुवाद। अनु में क्या उपसर्ग लगा हुआ है, प्रत्यय नहीं, जबकि मर्मक में ज्ञ, वैज्ञानिक में एक और कृपालु में आलू प्रत्यय लगा। कूप मंडूक में समास का की योजना है। बहुब्री, द्वंद्व, तत्पुरुष, अविभाज्य। तो राइट आंसर है बहुब्री। कूपमंडूक कुएं का मेंढक अर्थ केवल मेंढक ही नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति से है जिसका ज्ञान अत्यंत सीमित हो। विशेषण देने के कारण यह बहुब्री समास है। प्रतिदिन में समास कौन सा होगा? तो राइट आंसर है अविभाज्य समास। जिस शब्द का पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो वहां पर अविभाज्य समास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम ने पेट भर मिठाई खाई, राम ने पेट भर के मिठाई खाई, राम ने भर पेट मिठाई खाई, ये इनमें सभी शुद्ध है। तो राइट आंसर इसमें सेकंड होगा। थर्ड, राम ने भरपेट मिठाई खाई। भरपेट एक अव्यय पद है। यहाँ व्याकरण की दृष्टि से राम ने भरपेट मिठाई खाई सबसे सटीक और शुद्ध वाक्य। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर है मानवीकरण। मानवीकरण। साहित्य में जब जड़ वस्तुओं पर मानवीय भावनाओं का आरोप किया जाता है तो उसे मानवीकरण कहते हैं। यानी कि जो जड़ वस्तुएं उन्हें मानव के रूप में उनकी तुलना करना। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? जयोत्सना, ज्योतिषना, ज्योत्सना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, जयोत्सना। जयोत्सना चांदनी में तय और से दोनों आधे वर्ण होते हैं। मरम वचन जब सीता बोली पंक्ति का वाक्य है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। यह रामचरितमानस की पंक्ति है
यहाँ क्रिया बोला कर्ता सीता के अनुसार स्त्रीलिंग न होकर कर्मवचन के अनुसार पुल्लिंग है। यह कर्मवाचक का उदाहरण है। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? तो राइट आंसर होगा हतोत्साहित। हतो उत्साह एक भाव है, लेकिन जब हम किसी व्यक्ति के लिए विशेषण का प्रयोग करते हैं तो हतोत्साहित जिसका उत्साह खत्म हो गया सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। अतरंग का विलोम शब्द क्या होगा? बहिरंग। ऑप्शन 2। अंत्य का अर्थ अंदर और बही का अर्थ बाहर होता है, इसलिए अतरंग का विलोम बहिरंग है। निम्नलिखित में से कौन शब्द राजा का विलोम नहीं है? रानी, रंक, सेना या प्रजा? तो राइट आंसर होगा सेना। राजा का विलोम लिंग के आधार पर रानी भी हो सकता है, स्थिति के आधार पर रंग का गरीब और अधिकार के आधार पर प्रजा, और सेना राजा का विलोम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन शाश्वत शब्द का विलोम है? तो यह है नश्वर। ऑप्शन 3। शाश्वत का अर्थ है जो सदा रहे, उसका सबसे सटीक विलोम नश्वर, नष्ट होने वाला। कुछ संदर्भ में क्षणिक भी सही माना जाता है, पर नश्वर अधिक उपयुक्त है। तो ये तो 125 के संपूर्ण क्वेश्चन मॉडल पेपर 8 के। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे।